बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी, चाय आपको मिल गई होगी और आपका मूड अच्छा होगा। मेरी तरह मूड ऑफ नहीं होगा। मेरा मूड क्यों ऑफ है ये मुझे भी नहीं पता, सुबह सुबह ऐसे हो जाता है कभी कभी, लेकिन कोई बात नहीं। अभी कैमरा ऑन हुआ है, एक्शन हुआ है, अभी हम सब बातें करेंगे तो मूड ठीक हो जाता है। ऐसे ही होता है मेरे साथ कभी कभी, लेकिन कोई बात नहीं जी। आपका मूड अच्छा हो, आपको अच्छी चाय मिली हो और आप सुबह सुबह फ्रेश हो, इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम में आज हमने शुरू में वैसे तो हम पॉलिटिकल सिचुएशंस पे बात करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन चूँकि अब बहुत सारे और मसाइल भी हैं। वो जो एक कंसिस्टेंट मसला है ही हमारे मुल्क में, बट स्टिल ये वो इश्यूज़ हैं जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए, जो एक वक्त में अपने दरियाओं, नहरों, वाटर रिसोर्सेज के लिए जाना जाता था, जिसकी ज़मीन अभी भी ज़राई लिहाज से दुनिया की ज़रख़ेज़ तरीन ज़मीनों में इसका शुमार होता है, लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर जो पानी की सिचुएशन है वो कुछ इतनी अच्छी या हौसला अफजा नहीं है। बहुत सारी रिसर्चेस, बहुत सारे इदारे इस हवाले से क्लेम कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले बरसों में पाकिस्तान में पानी की किल्लत जो है वो उन मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान शामिल होगा जिनमें पानी की किल्लत हो सकती है। अभी जो क्लाइमेट चेंज जिसका हम बारहा जिक्र करते हैं, जिस पे हमने जंगलात में आग देखी, दरिया खुश्क हुए, पीने का पानी जो है वो किसी साफ़ पानी मैसर नहीं है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को। हर सुबह किसी न किसी शक्ल में बहरान से दो चार है, लेकिन सैडली आज भी जो पीने के काबिल पानी है जो बहुत अब कम रह गया है, हम उसका जिस बेदरगी से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे घरों में आप स्टेशंस पे देखें, गलियां इनफैक्ट हम उस पीने ड्रिंकेबल पानी से धो रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं अपने साथ, हमारी आइंदा आने वाली जनरेशन्स क्या करेंगी? और जितने हम इस मामले में रिच कंट्री थे, उतना ही हमने इसको बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करके, और अभी भी हम कर रहे हैं, हमें इदराक नहीं है इस बात का कि ये आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में कितनी वर्स्ट सिचुएशन इख्तियार कर जाएगा। आज हम इसी पे बात करेंगे और थोड़े से हम ग्राउंड रियलिटी जो है उस पर भी बात करेंगे कि जो हम सब हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, क्यों हो रहा है, जो पानी की किल्लत जिसका हम सामना माहिरीन कह रहे हैं, रिसर्चर्स कह रही हैं, क्यों होगा आइंदा आने वाले दिनों सालों में। एक तो इसमें फैक्टर जो मैंने अभी जिक्र किया, उसके अलावा क्या मुहर्रिकात है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब हम मुख्तलिफ़ शहरों से भी इस हवाले से अपने नुमाइंदगान से जानने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनी हैं जी के पानी का जो इस्तेमाल है आप गाड़ियों के स्टेशन पे, अपने घरों में एक हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर सज़ाएँ होंगी, जुर्माने होंगे। किस हद तक इस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सबसे पहले हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, वहाँ से हमारे नुमाइंदे उस्मान मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद रिजवान सफदर, जो कि माहिर तालीम भी है और इनकी बहुत रिसर्च भी है इस वाटर के इशू के ऊपर। तो आज हम डॉक्टर साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपकी इजाज़त से मैं ज़रा उस्मान से तफसीलात ले लेती हूँ। उस्मान, ज़रा हमें थोड़ी सी सूरत हाल से आगाह कीजिएगा कि जो शहरी सतह के ऊपर पानी के इश्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, जो पीने का साफ़ पानी लोगों को मैसर नहीं हो रहा, इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं? और आप चूँकि फील्ड के अंदर मौजूद हैं तो आप हमें बेहतर तौर पे बता सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया अर्मिला हसन कि आज आपने इस टॉपिक के ऊपर जो है वो बात करने को ज़रूरी समझा, क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पानी की जो किल्लत है वो काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करना शुरू हो चुकी है। पहले मैं आपको इस्लामाबाद की सूरत हाल से आगाह करूँगा कि इस्लामाबाद के अंदर जो पानी की डिमांड है अर्बन एरियाज़ के 12 लाख शहरियों के लिए वो 1 करोड़ 20 लाख गैलन योमिया है, लेकिन सिर्फ जो फराम किया जा रहा है जो पानी वो सिर्फ 62 लाख गैलन योमिया पानी जो है वो फराम किया जा रहा है। इस तरह इस्लामाबाद के शहरियों को योमिया 58 लाख गैलन पानी किल्लत का सामना है। जो इनके ज़राए हैं वो समली डैम है और उसके साथ खानपुर डैम है और इनके अपने ट्यूबवेल्स हैं जहाँ से ये पानी हासिल किया जा रहा है। पहले समली डैम से
36 लाख गैलन योमिया पानी जो है वो हासिल किया जा रहा था, लेकिन इस वक्त जो है वो ये 36 लाख गैलन योमिया पानी जो है वो कम होकर सिर्फ 22 लाख गैलन योमिया पानी जो है वो अब हासिल किया जा रहा है। इसी तरह खानपुर डैम से 9,50,000 गैलन जो है पानी योमिया हासिल किया जा रहा है, और इनके जो अपने ट्यूबवेल्स हैं 200 के करीब ट्यूबवेल्स हैं, वहाँ से सिर्फ 30 लाख गैलन योमिया पानी जो है वो हासिल किया जा रहा है। अगर आपको रावलपिंडी की सूरत हाल बताएं तो रावलपिंडी में जो पानी की डिमांड है वो 6 करोड़ 80 लाख गैलन योमिया है, लेकिन जो पानी फराम किया जा रहा है वो 5 करोड़ 80 लाख गैलन योमिया जो वो पानी फराम किया जा रहा है। अब ये पानी भी कम होकर 5 करोड़ 60 लाख गैलन तक आ चुका है, और इस सारी सूरत हाल में रावलपिंडी के जो शहरी हैं उनको 1 करोड़ 20 लाख गैलन योमिया पानी किल्लत का जो वो सामना करना पड़ा है, और इनके जो जराए हैं पानी हासिल करने के वो रावल डैम है और खानपुर डैम है। रावल डैम से ठीक है। ये 1 अच्छा करोड़ उस्मान, गैलन आपकी योमिया पानी जो वो स्टैटिस्टिक्स हासिल तो कर रहे हमें हैं। बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें पब्लिक परसेप्शन भी मुझे जानना है, क्योंकि जाहिर है जिन आप वजूहात का जिक्र कर रहे हैं, पानी की किल्लत है और अभी ये दिन ब दिन बढ़ भी रही है, क्या लोगों को, आवाम को, मैनेजमेंट को, इंतज़ामिया को, इन सब लोगों को इस बात का इदराक है? क्योंकि जो फुटेजेस हम मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की अभी अपनी स्क्रीन पे चला भी रहे हैं कि वहाँ पानी बचाने के तरीके और वहाँ पे टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करा कि हाउ टू सेव वाटर, क्या हमने इसको प्रायोरिटाइज़ किया है इंतज़ामी सतह के ऊपर? जी देखें, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पानी बचाने के हवाले से आगाही मुहिम वक्तन फ़वक्तन जो है वो ये जारी तो रही, लेकिन इसके ऊपर जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो मुतारिफ नहीं करवाई जा सकी। अब चूँकि जुर्मानों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, तमाम जो नए सर्विस स्टेशन हैं उनकी NOC पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि जो डोमेस्टिक और जो कमर्शल सारिफीन हैं उन पर भारी जुर्माने आयद करने का सिलसिला शुरू किया गया है। डोमेस्टिक जो सारिफीन हैं उनको 10,000, जबकि जो कमर्शल सारिफीन है उन्हें 20,000 रुपये जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। घरों के अंदर गाड़ियाँ धोने और फर्श धोने पर जो वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है, और इंतज़ामिया की जानिब से तमाम सर्विस स्टेशन को 2 माह का वक्त दिया गया है कि 2 माह के अंदर जो वो रिसाइकलिंग सेटअप की तरफ जो है वो जाएँ, और अब भी 50% जो सर्विस स्टेशन हैं वो रिसाइकलिंग सेटअप की तरफ जा चुके हैं, जबकि मज़ीद 2 माह का वक्त दिया गया है कि अगर रिसाइकलिंग सेटअप जो है वो उसका आगाज़ नहीं किया जाएगा तो भारी जुर्माने जो वो आयद किए जा सकेंगे। तो इस हवाले से ये हिकमत अमली इख्तियार की गई है कि नए जो सर्विस स्टेशन है उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। शहरियों को ये हदायत की गई है कि वो पानी जो ज़ाया किया जा रहा है उसके हवाले से वो मुकम्मल तौर पर जो हिकमत अमली इख्तियार की गई है उस पर अमल दरामद करें, क्योंकि ये जो सर्दियाँ गुजरी हैं इन सर्दियों के अंदर जो वो बारिशें ना होने की वजह से भी पानी का जो किल्लत का जो मामला है वो काफ़ी संगीन। ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहें, चूँकि हमारे पास एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। थोड़ी देर में कराची के नुमाइंदे भी हमें ज्वाइन करेंगे, वहाँ से भी हम सूरत हाल जानेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल वहीं का वहीं है, ये जैसे उस्मान ने बात की, ये सारे इश्यूज़ हम सब कहीं ना कहीं जानते भी हैं और बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड भी हैं जिनको पीने का साफ़ पानी नहीं मिल रहा। शायद तो बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो है, हम तो इतने ब्लेस्ड हैं कि हम पीने का साफ़ पानी हमें अवेलेबल है। हमें इदराक है कि हम क्या सलूक कर रहे हैं अपने वाटर रिसोर्सेज के साथ? मेरा ख्याल है कि एक तो बहुत इनकरेजिंग इन्होंने बातें की हैं जो रियासती सतह पे, गवर्नमेंट की सतह पे ये जो हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को अब ये पता चल गया है कि आल्दो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, गवर्नमेंट को ये पता चल गया है कि ये हमारा, मैं जब कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा इशू, तो सबसे बड़ा इशू पॉलिटिक्स, सारे पॉलिटिकल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़, इकोनॉमिक इश्यूज़ पीछे रह जाएंगे। वाटर इज़ लाइफ एंड व्हेन देयर वुड बी नो लाइफ, देयर वुड बी नो लाइफ। बाकी सारे इश्यूज़ कहाँ पे होंगे जब पानी नहीं होगा? आपने कहा कि अवेलेबल नहीं है पानी लोगों को पीने के लिए, 70% आबादी को अवेलेबल नहीं है पानी, पीने का साफ़ पानी, बिल्कुल ऐसे ही, यानी 100 में से 70 लोगों को अवेलेबल ही नहीं है। ये इंटेंसिटी है इशू की, और हाउस होल्ड लेवल के ऊपर हमें इस बात का इदराक ही नहीं है। छोटी सी बात है, यूँ लगता है कि देखने में छोटी सी बात है कि भाई हमारी जो टैब्स हैं उनका डिज़ाइन क्या है। हमारी टैब का डिज़ाइन और हमारा उसके ऊपर बिहेवियर ये है कि टैब खुली है, पानी ज़्यादा क्यों नहीं आ रहा, और टैब डिज़ाइन इस तरह से है कि पानी ज़्यादा आए, जबकि दुनिया ने टैब्स इस तरह से डिज़ाइन की हैं कि आपने हाथ धोने हैं तो पानी कम आए, पानी कम आए ताकि वो पानी कम ज़ाया होगा। और फिर उन्होंने ये जो अभी आप दिखा भी रहे थे स्क्रीन के ऊपर कि उन्होंने उसी पानी को रीयूज़ करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज़म्स जो हैं वो डेवलप किए हैं। हम क्या करते हैं, शेव कर रहे हैं, टूटी खुली हुई है,
मोटर चल रही है और पाइप हमारा पता नहीं कहाँ का कहाँ है। हम पूरे बल्कि पूरे घर, मोहल्लेदार पूरी पूरी गलियां, सहन और गाड़ियां और पता नहीं क्या क्या इन पाइप्स के साथ, इस साफ पानी के साथ करते धो रहे हैं। और मोहल्लेदार बताते हैं आगे कि पाइप टंकी खुला हुआ भर है गई आपका है, जी। आपकी बंद करें इसको। हाँ, ऐसे तो ही है, ये ऐसे हमारा बिहेवियर है। मतलब ठीक है, गवर्नमेंट ये सारा कुछ कर रही है, बड़ी अच्छी बात है। बिहेवियरल लेवल पे हमें चेंजेस लाना पड़ेंगी। ये 2035 तक आपने कहा, मैं थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर दूं कि पाकिस्तान बन नहीं सकता, पाकिस्तान में ये इशू बन नहीं सकता। पाकिस्तान उन मुल्कों में है, 15वां मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पे सबसे बड़ा इशू है पानी इस वक्त। और 2035 में पाकिस्तान में एब्सोलूट स्कार्सिटी आ जाएगी पानी की। और इमेजिन। हाँ, आप और हम सिर्फ 10 साल दूर हैं। मैं थोड़े से, क्योंकि जी, मामले आप की संगीनी को समझने के लिए मैं थोड़े ज़रूर, से ज़रूर। स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूँगा। 1951 में पाकिस्तान बनने के 4 साल बाद तक पाकिस्तान में जो पर कैपिटा यानी हर बंदे को जो अवेलेबल पानी था वो 5260 क्यूबिक मीटर्स था। एक क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर पानी होता है, तो ये साल का पूरा था। 5260 था, 2024 में ये 1000 क्यूबिक मीटर पे आ गया है। और 2025 में इस साल जो है ये 860 क्यूबिक मीटर पे चला जाएगा। और जो एब्सोलूट स्कार्सिटी का लेवल है दुनिया का वो ये है कि 500। तो ये 2035 तक जो है वो हम 500 अभी 800 पे हैं हम। अभी हम 860 पे हैं। 2035 तक हम 500 पे पहुंच जाएंगे, 500 भी से भी नीचे पहुंच जाएंगे। तो ये हालात होगा, ये हालात हैं। अच्छा, सॉरी मैं आपको डॉक्टर साहब इंटरप्ट करूँ। अब रियासती सतह पे अवेयरनेस कैंपेन है, दीगर चीज़ें हैं, हमने जुर्माने आयद कर दिए, हमने लोगों को बताया है, लेकिन एज ए नेशन हमारा रवैया उस 30% अवाम का जिसको अवेलेबल है उसका कोई हौसला अफजा नहीं है। उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं किसी और को, ये हम सब कहीं ना कहीं उसमें हिस्सेदार हैं। किया क्या जाएगा और जो रियासती सतह के ऊपर कैसे इसको मज़ीद इन्फोर्स कराया जाए कि ये चीज़ें आइंदा आने वाली जनरेशन्स के लिए, हमारे पूरे सिस्टम के लिए, हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, हमारी ओवरऑल हर चीज़ इस पर डिपेंडेंट है। वाटर इज़ लाइफ बेसिकली। ऐसे ही है। देखें, रवैया तो ये है कि पैसे जेब में नहीं है लेकिन जहनी तौर पे हम बादशाह हैं। तो हमारा रवैया ये है कि पानी लेते हैं ना, हम 1.5 लीटर की बोतल ली है या हाफ़ लीटर की बोतल ली है और खाना खाया है, तो वहाँ हम बाकी उठाना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं। रेस्टोरेंट से हम उठाते नहीं हैं। तो दुनिया इस बात को अपनी शान समझती है कि उठा के लेके जाए पानी, भाई जितना भी बचा है थोड़ा बहुत। हम कहते हैं कि ये हमारी शान के ख़िलाफ़ है, हम क्यों उठाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये सही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पे गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट जो कर रही है वो अच्छा है। मेरा ख्याल है कि अब ये जो इशू है इसके बारे में जो अवेयरनेस है ये स्कूल की सतह पे, फैमिली की सतह पे, जो सोशलाइजेशन के अंदर ये आनी चाहिए। स्कूल की सतह पे आप बच्चों को बताएं कि भाई बच्चों ने पानी को किस तरह से यूज़ करना है, इसका सस्टेनेबल यूज़ किस तरह से करना है और किस तरह हमने आने वाली जनरेशन्स के लिए छोड़ के जाना है। क्योंकि पानी नहीं होगा तो खाना कहाँ से आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। जो पानी है ना, पानी पिएंगे नहीं तो हम 3 दिन से ज़्यादा तो वैसे भी ज़िंदा नहीं रह सकते। Absolutely. और हमारी जो 30% बीमारियां हैं वो कंटेमिनेटेड वाटर से आ रही हैं। अच्छा, अभी आपने पानी का जिक्र किया जो कि साफ़ पानी नहीं है। कराची की फुटेजेस भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहाँ पे साफ़ पानी है ही नहीं। मतलब वहाँ पे आपको ख़रीद के पानी पीना पड़ता है और इनफैक्ट जो पानी ख़रीदते हैं वो भी शायद पीने के काबिल नहीं होता, आपको उसको भी पता नहीं क्या क्या उसके साथ करना पड़ता है। लेकिन ये जो टैंकर्स आ रहे हैं, ये पानी भर रहे हैं जिन जगहों पे, और इनका जो भरने का अंदाज़ है, आप ये देखें कि ये पानी जहाँ भर रहे हैं उसमें से तो आधा वैसे ही ज़ाया हो रहा है। और वहाँ पर जो पानी की सूरत हाल है वो कराची वाले बेहतर तौर पे जानते हैं जितनी वर्स्ट है। हमारे जो नुमाइंदे हैं, तला मखदूम हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा हम तला से बात कर लेते हैं। तला, अभी हम इस्लामाबाद का जिक्र कर रहे थे कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद की आवाम के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है और पानी की किल्लत दिन ब दिन बढ़ रही है। कराची की सूरत हाल तो हमसे ढकी छुपी नहीं है और ये बहुत अरसे का इशू है कराची का। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और यहाँ पे जो टैंकर्स और दीगर चीज़ें हम देख रहे थे जिसमें से अच्छा खासा पानी ज़ाया होता है और पीने का पानी तो वैसे भी अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सरकारी सतह पर जो है बिल्कुल अनाउंस किया जाता है कि जो है 50% पानी शहर के लिए मौजूद है। 50% पानी की सप्लाई के ज़रिया सोर्स ही हमारे पास मौजूद नहीं है, जिसमें से अगर मैं आपको बताऊं तकरीबन 450 बिलियन गैलन पानी जो है वो हमारे पास K3 और K2 के ज़रिए जो कि केंजर लेक से कराची को मिलता है वो मिलता है। 100 मिलियन गैलन पानी जो है वो हब डैम के ज़रिए कराची को मिलता है। हब डैम से आने वाला जो पानी है वो कराची के डिस्ट्रिक्ट
वेस्ट, किमाड़ी और कुछ इलाके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हैं, उनको पानी सप्लाई किया जाता है। इसी तरह से 450 मिलियन गैलन पानी जो है जो हमारे पास केंजल लेक से आ रहा है, उसको जो है वो डिफेंस, क्लिफ्टन डिस्ट्रिक्ट साउथ हो गया, क्या डिस्ट्रिक्ट कोरंगी हो गया, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट मलीर हो गया, जबकि ओल्ड सिटी एरिया वगैरह को जो है वो पानी फराहम किया जाता है। जबकि कराची की डिमांड जो है वो 1250 बिलियन गैलन पानी की है, जो कि शहर को सिर्फ 650 बिलियन गैलन पानी जो है वो फराहम किया जा रहा है। अब जो है वो हुकूमती सतह पर इनिशिएटिव लिया गया है कि हब कैनाल से एक और जो है वो आपदा से नहर जो है वो अप्रूव कराई गई है, कैनाल अप्रूव कराई है, जिसके ज़रिए 100 मिलियन गैलन मजीद पानी फराहम करने का जो है वो दावा किया जा रहा है। वादा किया गया है कि 2025 में पानी फराहम कर दिया जाएगा। ये तो है कि जो हुकूमती सतह पर इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि जी हम पानी की जो डिमांड है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। 50% पानी मौजूद है, 50% के लिए जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन इसके सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स है। जो 650 तकरीबन मिलियन गैलन पानी जो मौजूद है वो जो या तो जो है वो वाटर हाइड्रेंट के ज़रिए शहरियों को मिल रहा है, या शहरी जो है वो बोरिंग के ज़रिए पानी हासिल कर रहे हैं। कुछ इलाके जो है वो कराची के ऐसे हैं जिसमें जो है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, औरंगी टाउन की बात कर ले, एक बड़ी आबादी है, लाखों की बड़ी आबादी है। इसी तरह बल्दिया टाउन है जो 10 लाख से ज़ायद की आबादी है। वहाँ शहरियों की ये सूरत हाल है कि 20 रुपये से 30 रुपये फी पानी की बोतल जो है वो भरवाते हैं तो पीने का पानी हासिल करते हैं। घर में इस्तेमाल के पानी के लिए 400-500 मीटर के बाद जो है वो एक मोहल्ले का शख्स है जिसने बोरिंग करवाई हुई है, वो 500 से 600 रुपये फ़ी घंटा जो है वो रिहायशियों को, उधर के मकीनों को पानी फ़रोख्त करता है। इल्लीगल वाटर हाइड्रेंट्स की बात करें तो इल्लीगल वाटर हाइड्रेंट्स के खिलाफ जो है वो माजी करीब में बड़ा ऑपरेशन हुआ, जिसमें सिक्योरिटी इदारों ने हिस्सा लिया, उनके खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया गया, मसमार किए गए गैर कानूनी हाइड्रेंट। लेकिन उसके बावजूद वक्तन वो जो है वो दोबारा आबाद हो जाते हैं, वहाँ से पानी की चोरी का सिलसिला जारी रहता है। हब कैनाल सबसे बड़ा ज़रिया है पानी की चोरी का, जहाँ पे लाइनें बाकायदा जो कि 84 इंच डाई की लाइनें हैं, वहाँ से जो है वो लाइनों को पंक्चर करके वहाँ से पानी के कुंडे लिए जाते हैं। इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटी हैं उनको इल्लीगल जो है वाटर कनेक्शन फराहम करने का सिलसिला जारी है, जिसपे माजी करीब में जो है बड़ा क्रैकडाउन हुआ, लेकिन उसके बावजूद पानी की चोरी की जो रोकथाम है वो नहीं जो है वो रोकथाम नहीं हो सकी है। इसी वजह से तो यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। ये तो फिर इंतज़ामी गफलत भी हुई ना कि एक शहर जिसमें पानी अवेलेबल है, अगर ये उसको चोरी करना या इल्लीगल काम करना नहीं रोक पा रहे हैं तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग जो हैं वो पानी साफ उनको मिलेगा या उन तक अवेलेबिलिटी होगी जब तक इंतज़ामी मामलात बेहतर नहीं है। मतलब जो कराची के मकीन है वो तो आप जो है वो बिल्कुल वाकिफ़ होंगी कि वो यूज़ टू हो गए पानी के मसले के से, तो इस वजह से उन्होंने फिक्र करना ही लगता है यूँ छोड़ दिया है कि पानी उनको कभी सप्लाई लाइन के ज़रिए जो है कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन या हुकूमती इदारे उनको फराहम करेंगे। वो रिलाई करने लगे हैं वाटर हाइड्रेंट्स पर, टैंकर ख़रीदते हैं। टैंकर की अगर जो है वो कीमतों की बात करें तो 4 से 5 हज़ार रुपये का छोटा टैंकर जो है वो मिलता है, जबकि अगर जो घर की ज़रूरत, एक आम घर की जो है वो नॉर्मल घर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए महीने में 5 से 6 जो है वो टैंकर जो है वो लगते हैं, जिसमें जो तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये पानी की कीमत में एक आम शहरी जो मुतवसत तबके का शहरी है वो जो है। अच्छा तला, मुझे हमारे देखने वालों को ये बताएं, क्योंकि आप चूँकि ख़ुद भी कराची के रिहायशी हैं और आप जिस तरह से कराची में पानी के इशू की बात कर रहे हैं, हम लोगों के लिए तो ये एग्जाम्पल हमारे अपने मुल्क के अंदर एक शहर की मौजूद है। हम लाहौर की, पंजाब के दीगर इलाकों की बात करें जहाँ लोगों को काफ़ी हद तक साफ़ पानी अवेलेबल है, लेकिन जो हम जिस तरह से अपने सहन, गाड़ियाँ, गलियाँ धोते हैं, क्या कराची वाले भी ऐसे धोते हैं फिर इन पानी से? अगर नहीं तो फिर आप ये प्लीज़ हमारे प्लेटफॉर्म से मैसेज दें कि कितना मुश्किल है, कितने गंदे पानी के साथ आप अपनी फैमिलीज़, अपने बच्चों को, आप सारी चीज़ों को सर्वाइव कर रहे हैं, और ये तो हमारे मुल्क का हिस्सा है कराची। बिल्कुल यही बात जो है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से की जाती रही है कि शहर में जो है वो एक तरफ से कुछ आबादियाँ ऐसी हैं जिनके पास जो है वो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हो, लेकिन दूसरी जानिब इलीगल सर्विस स्टेशंस हैं। उसके अलावा जो है वो दीगर सोर्सेज जो दीगर जगहें मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ पर पानी का ज़या होता है। मैं आपको बताऊँ पानी का ज़या जो है वो सरकारी गफलत की बाइस भी हो रहा है कि कई हज़ारों गैलन पानी जो है वो शहर की सड़कों पर ज़ाया होता है, जो कि पानी की लाइनें लीकेज होने की वजह से होता है। जब पानी की सप्लाई किसी इलाके में खुलती है तो हज़ारों गैलन पानी जो है वो सड़कों पर ज़ाया
हो रहा है, क्योंकि लीकेजेस का काम जो है वो बर वक्त नहीं किया जाता। इसी तरीके से जो हुकूमती सतह पर ये इंतजामिया की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ औकात में ये इकदाम किए गए हैं कि जो इलीगल सर्विस स्टेशन है, जो पानी का ज़िया करते हैं, उनके खिलाफ जो है वो अभी हालिया तौर पर भी उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन जारी है, जिसमें कई सैकड़ों जो है वो सर्विस स्टेशन के खिलाफ जो है वो चालान किए गए हैं, उनको सील किए गए हैं कि वो पानी के ज़िया में मुलव्वस है। उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच तला मखदूम कि आपने हमें कराची से इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बताया भी। डॉक्टर साहब, ये कराची का हाल है जहाँ पे 5 से 6 हज़ार का आपको एक टैंकर डलवाना पड़ता है और महीने के 5 से 6 टैंकर डलते हैं, और उसके अलावा पीने का पानी नहीं है और लीकेज है, चोरी है, लीगल काम है, ये सारे फैक्टर्स हैं। 60% पानी पाकिस्तान में लीकेज की वजह से वेस्ट हो जाता है। 60% पानी वेस्ट हो जाता है। ये गवर्नेंस का इशू है। अच्छा, इसमें बड़ी मुज़ाहिका खेज़ बात है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने रिपोर्ट किया। बात यह है कि चीज़ हम चोरी कौन सी करते हैं, वो करते हैं ना जो बड़ी कीमती चीज़ चोरी होती। ये हमारा बेसिक ह्यूमन राइट है। यूनाइटेड नेशंस ने इसको ह्यूमन राइट डिक्लेयर किया हुआ है पानी को। हमें अपना ह्यूमन राइट जो है, बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं हमारे, उनको चोरी करना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। लाहौर में, अब तो कराची और कोयटा में तो टैंकर चल ही रहे हैं ना। इस्लामाबाद में लोग माइग्रेशन कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि जो बोरिंग है 70% पानी हमारा बोरिंग से आता है। बिल्कुल ऐसे 30% हमारा नहरों और ये दूसरा पानी है, रेन जो वाटर है। अच्छा, जो ज़ेर ज़मीन से पानी आ रहा है 70%, वो बोर आपका लाहौर में हर साल 1 से 3 फीट जो है वो नीचे जा रहा है। इस्लामाबाद में लोग मुख्तलिफ इलाकों से अब वहाँ पे या तो वो हर साल बोर नीचे करवाते हैं, उसको डीप करवाते हैं, या वो अब इलाके बदल रहे हैं जहाँ पे पानी है, क्योंकि पानी मिल नहीं रहा। बिल्कुल सही। तो लाहौर में ये जो आपने बात बहुत अच्छी कही भी, कराची वालों को वो टैंकर ख़रीद के इस्तेमाल करते हैं ना, तो उनको अब ये बड़ी अच्छी तरह अदराक है कि पानी कितना अहम है, पानी की क्या अहमियत है। लाहौर वालों को या पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे चूँकि पानी फ़िलहाल है तो हमें अदराक नहीं है, लेकिन क्लाइमेट चेंज ने बदल दिया है सारा कुछ। ये जो हमारे इस्लामाबाद के रिपोर्टर भी ये बता रहे थे कि बारिशें नहीं हुई सर्दियों में, ये पंजाब में भी कौन सी बारिशें हुई हैं। और बारिशों के नाम पे जो होता है अब इस्लामाबाद में, जो हमने देखा है कि बारिशें नहीं है, पूरे पूरे गोले आए हैं आसमान से और पानी। अच्छा, फिर बारिश हो गई, एक तो कि बारिश हो ही नहीं रही, 1 साल बारिशें हुई नहीं है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अगले साल में इतनी बारिशें हुई हैं कि फ्लड आ गया, और जब फ्लड आ गया है तो हमारे पास रिजर्वायर्स नहीं है पाकिस्तान में। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, पाकिस्तान में 30 दिन का पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है पाकिस्तान के पास। जो वर्ल्ड बैंक का स्टैंडर्ड है, वो वर्ल्ड बैंक कहता है कि आपके पास कम से कम 120 दिन का पानी स्टोर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। इंडिया के पास 170 दिन का पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है, और अमेरिका के पास 900 दिन का पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है। इंटरेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए जी। और जो क्लाइमेट चेंज है, इट्स अ रियल थिंग, और ये एक रियलिटी है, इट्स नो जोक। हम सबको अपनी आंखें, अपने कान और अपनी हरकत दुरुस्त करने की ज़रूरत है एज ए नेशन, बिकॉज अगर एक ओवरऑल हम देखें सूरत हाल, तो कोई हौसला अफजा नहीं है। आपकी बारिशें, आपके वेदर एक्सट्रीम्स, आपके जो दरख्तों के जंगलात के हाल हो रहे हैं, आपके एग्रीकल्चर उससे इफ़ेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें वो हैं। और अभी जो ग्लोबली एक लिस्ट जारी की गई है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उसमें पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज़ में है। और चाहे हम कंट्रीब्यूट कम करें, लेकिन अफेक्टेड ममालिक में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान उनमें शामिल है। सो वी रियली नीड टू थिंक अबाउट इट कि हम क्या कर रहे हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, और उसको किस बेदरीग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से या आइंदा आने वाले सालों के लिए, इनफैक्ट महीनों के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है। हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है, गवर्नेंस की सतह पे और अवामी सतह पे भी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब आपकी मुलाकात हम जिस शख्सियत से करवाने वाले हैं, उन्होंने जो इंसानियत के लिए, पाकिस्तान के लिए जो काम किया है और इसके साथ साथ जो इरादा रखते हैं वो बहुत ही काबिल तहसीन काम भी है। और सिर्फ एक माहिर जल्द ही नहीं है बल्कि क़यादत, विज़न और ख़िदमत की एक रोशन मिसाल कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस वक्त वो अपना मेडिकल कोर के प्रेसिडेंट है और अपने ओहदे पर फाइज होकर 2025 के अंदर उन्होंने अपना कोई यादगार अपना के लिए जो साल बनाने का तहैया भी किया है। डॉक्टर बाबर राव के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जो एमडी हैं और FAD हैं और ना सिर्फ डर्मेटोलॉजी के बानी है बल्कि मेडिकल डॉक्टर हैं और साथ साथ जल्दी अमराज के जो शोबा है इसमें 20 साल से ज़ायद का तजर्बा रखते हैं। इनकी जो अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, चाहे वो कैलिफोर्निया हो, न्यूयॉर्क हो, वहाँ पर इनके क्लिनिक्स हैं। जदीद टेक्नोलॉजी हो उसका इस्तेमाल करना हो, मरीज़ों की बेहतरीन देखभाल करना हो, ये सब डॉक्टर साहब की प्रायोरिटी का हिस्सा है। और पाकिस्तान में जो इनका विज़न है वो अपना के तहत मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग स्कूल्स हैं, इनको कायम करने का इरादा रखते हैं जहाँ से अमेरिकन डॉक्टर्स, ट्रेनीज़ यहाँ पर आकर मरीज़ों की खिदमत कर सकें। और इस वक्त हमारे शो का हिस्सा है, उनको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी थैंक यू मुझे इधर बुलाने का टीवी स्टेशन पे एंड थैंक यू फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। डॉक्टर साहब, इट्स एन ऑनर कि आप तशरीफ़ लाए और मैं थोड़ा सा, ज़ाहिर है ये जो मैंने इंट्रो कराया है ये आपके तजर्बे और आपके काम के आगे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताएं जो आप विज़न लेकर पाकिस्तान को सोच रहे हैं, पाकिस्तान के लिए अपना के तहत, और एज आ प्रेसिडेंट आपने अब तक जो कंट्रीब्यूशन किया है उसके हवाले से भी कुछ बताइएगा। जी, तो मैं एक्चुअली प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ अपना का, जो कि मेरा टेन्योर जनवरी 26 से शुरू होगा, बट राइट नाउ आई एम एक्टिंग एज प्रेसिडेंट इलेक्ट अंडर करंट प्रेसिडेंट हुमैरा। और हमारा बोर्ड है 9 मेंबर्स बोर्ड, उसके तहत हम सारा कुछ काम करते हैं जो भी अच्छे काम करने होते हैं। जी बेहतरीन। तो डॉक्टर साहब, अब पाकिस्तान के हवाले से आपने सोचा है कि अपना के तहत आप यहाँ पे नर्सिंग स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और दीगर चीज़ों पे काम करने वाले हैं, वो क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो आप अपने माइंड में रखे हुए हैं और जिस पे आप इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं? जी आई थिंक आई लॉस्ट इट। जी तो ठीक है, आपको आवाज़ आ, अब मैं एक ब्रेक लेती हूँ डॉक्टर साहब, फिर मैं ब्रेक के बाद जब वापस आती हूँ तो आपसे गुफ्तगू का जो सिलसिला है उसको जारी रखते हैं। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। इस वक्त हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबर राव से और हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे अपना हॉस्पिटल और नर्सिंग स्कूल के हवाले से था कि इसके हवाले से मैं कुछ बताएं कि ये मंसूबा आपने क्या सोचा है और इसकी एग्जीक्यूशन के लिए अब तक क्या क्या स्टेप्स लिए जा चुके हैं? आई थिंक अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि हम अपना का हॉस्पिटल इधर बना रहे हैं इधर, बट हमने जो लेज़ान किया हुआ है, जैसे इंडस हॉस्पिटल है उसके साथ मिलकर काम करते हैं। इसी तरह से जो होली फैमिली में यहाँ लोकल और BBH में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में उनके साथ काम करते हैं। बट एज इट इज़ अपना का हॉस्पिटल अभी कोई नहीं बन रहा। देयर इज़ अ डिस्कशन, बट वी बेसिकली जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं इधर हॉस्पिटल में, वी टीम अप विद देम एंड हेल्प देम। ओके तो अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह से आपने खुद कहा कि ऑलरेडी जो यहाँ पे वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ आप लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं या उनके साथ इनपुट दे रहे हैं, अब इश्यूज़ या हम ओवरऑल इस साइट के ऊपर जब हम स्किन रिलेटेड और दीगर मामलात की बात करते हैं तो व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस कोई मौजूद हैं? अगर हैं तो वो क्या है? इन रेफरेंस टू स्किन और रेफरेंस टू हेल्थ केयर? हेल्थ केयर ओवरऑल। ऑब्वियसली मसाइल ये है कि यहाँ पे मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जैसे कल मैं और परसों होली फैमिली में था, कल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में था अपना लोकल डॉक्टर्स के साथ। तो मसला यह है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं और रिसोर्सेज कम हैं। तो उसके अंदर होते हुए जो हमारे डॉक्टर इधर पाकिस्तान में बेचारे बड़ी मुश्किल से काम करते हैं, बड़ा बल्कि मैंने अपने प्रिंसिपल को मिलना था, डॉक्टर जहांगीर को, उनके गिर्द कोई 9 पेशेंट बैठे थे तो मैं उनको सलाम करके वापस आ गया। वो बेचारे मेरे से बात ही नहीं कर सकते थे।
तो लोग बेतहाशा काम करते हैं, लेकिन वॉल्यूम इतना ज़्यादा कि सबको कैटर करना मुश्किल है। हम क्या कर सकते हैं उनके लिए कि अगर उनको कोई एजुकेशनल रिसोर्स चाहिए या कोई ख़ास प्रोजेक्ट है जिसमें अपना के लोग इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि पिंडी में हमने बर्न हॉस्पिटल बनाया, मैं और मेरे कॉलेज की ऑर्गेनाइजेशन पिंडी मेडिकल कॉलेज वालों ने, वो हमने 8 बेड से छोटा सा यूनिट शुरू किया था। अब वो फुल फ्लैज एक पूरा बर्न हॉस्पिटल है पिंडी में, होली फैमिली में। और इसी तरह के प्रोजेक्ट हर इमलाई के लोग करते हैं, जैसे सिंध वाले सिंध में कर रहे हैं, किंग एडवर्ड वाले लाहौर में कर रहे हैं, अपना के जो डिफरेंट चैप्टर है ना हर कॉलेज के, ठीक है। तो अपने लेवल पे सब लोग करते हैं। वो देखते हैं नीड क्या है, फिर हम पूछते हैं लोकल डॉक्टरों से कि जी वो उनको क्या चाहिए, नॉट के वी वांट टू इम्पोज दैम, और उनके साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जाहिर है आप यूएस में रहते हैं और वहाँ पे आपका एक प्रॉपर सेटअप भी है, लेकिन नॉर्मली जब लोग चले जाते हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वापस इस तरह से कुछ चीज़ों के साथ कंट्रीब्यूट किया जाए या कोलैबोरेशन किया जाए। क्या चीज़ है जिसने आपको ड्राइव किया कि आप पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑलरेडी काम कर रही हैं उनके साथ कोलैबोरेट करें, या उनको किसी भी तरह की असिस्टेंस रिक्वायर्ड है तो आप उसको फुलफ़िल करें? मोस्टली जो वहाँ पे अब इस्टेब्लिश हो चुके हैं डॉक्टर, जैसे मैं, मेरे दोस्त और मेरे से पहले बहुत सारे अपना के डॉक्टर्स और दूसरे डॉक्टर्स, क्योंकि हम यहाँ जब मेडिकल स्कूल में जाते हैं ना, तो मेरी फ़ीस थी 340 रुपये पूरे साल की पिंडी मेडिकल कॉलेज में, और वो भी गवर्नमेंट दे देती थी अगर आपके पास पैसे नहीं हैं। तो अब माशाल्लाह जब हम वहाँ पे हैं, हम खुशहाल हैं फाइनेंशियली, तो उस वक्त फिर आता है कि यार हमें अपना रोल अदा करना चाहिए। तो सब लोग ही करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बैठ कर लगता है कि नाउ वी कैन अफोर्ड, वी कैन गाइड, वी कैन हेल्प। तो उस वजह से वो दिल में होता है कि हम ऐसे मुल्क से आए थे जिसने हमने पढ़ाई की, कोई हमसे पैसे नहीं लिए थे ऑलमोस्ट, तो हमें जाके कुछ करना चाहिए। बेहतरीन। अच्छा डॉक्टर साहब, अब यहाँ से भी बहुत सारे जब डॉक्टर्स पास आउट होते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो बाहर जाएं, बाहर के ममालिक में, यूएस के अंदर प्रैक्टिस करें। आपकी ऑर्गेनाइजेशन चूँकि अपना वहाँ पे भी ऑपरेट करी है, आप लोग किस तरह से यहाँ से जो मेडिकल डॉक्टर्स जाते हैं उनको असिस्टेंस देती है और वहाँ उनकी कैसे हेल्प हो जाती है? जी, मैं आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा। अपना के अंडर हमारी वेरियस कमेटीज़ हैं, उसमें एक कमेटी है यंग फिजिशियन कमेटी। वो लोग ये करते हैं, जैसे ही कोई स्टूडेंट, कोई डॉक्टर इधर से उधर जाना चाहता है, उसने रोटेशन करनी है, इलेक्टिव करनी है, रिसर्च करनी है, इंटरव्यू देना है, फिर रेजिडेंसी में जाना है। इस दफ़ा पाकिस्तान से पहली दफ़ा कोई 1030 के करीब नए डॉक्टर रेजिडेंसी में जाएंगे अमेरिका में। अब उनके कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, उनको हमने गाइड किया। अब ये है कि उनके वी आर वर्किंग ऑन के मेक श्योर एवरीबॉडी उनका वीज़ा लग जाए ताकि रास्ते में कोई मसला ना हो। तो बेसिकली हमारी एक कमेटी है जो कि फुल टाइम इसी पे काम कर रही थी कि जो पाकिस्तान से आना चाहते हैं उनको कैसे गाइड करें। अगर फाइनेंशियली वो स्ट्रेन है तो कईयों को फिर उनके लिए स्कॉलरशिप भी अरेंज किए हुए हैं अब थ्रू अपना। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि आप जैसे ख़ुद भी अभी पाकिस्तान ऑन एंड ऑफ आते हैं और आप यहाँ पे भी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ट्रेनिंग्स और दीगर चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो आपके साथ जो और लोग हैं जो अपना के डॉक्टर्स हैं, क्या वो भी इसी तरह से रेगुलर बेसिस के ऊपर आ रहे हैं यहाँ पे, ट्रेनिंग सेशंस जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको कर रहे हैं पूरा? जी, तो अपना के तकरीबन हर इलमनाई के, जैसे कराची वाले, खैबर वाले, कोयटा वाले, जो अपनी उलैम हैं वो अपने अपने कॉलेजों में बड़ा कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारी एक और कमेटी है जो कि मेरिट कमेटी है, जो एजुकेशन रिसर्च वाली, वो ये करते हैं कि आलमोस्ट वीकली लेक्चर्स होते हैं पाकिस्तान में वेरियस इंस्टीट्यूट्स में, थ्रू दैम कि क्या नीड है, क्या लेक्चर देने चाहिए, कोर्सेज करते हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम करते हैं। और फिर हम खुद इधर से भी सीखते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे अब पिंडी मेडिकल कॉलेज में हो रहा है वहाँ पे इतना वालियम है, जब मैं आता हूँ तो मैं भी इधर से सीखता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो आपने पहले भी बात की कि जब आप यहाँ पे पिंडी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे तो आपकी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं थी और अब आप वहाँ जाके आपको रियलाइजेशन हुई, लेकिन अब टाइम मेडिकल की एजुकेशन या डॉक्टर बनना, जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ें वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो प्राइवेट इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, दे आर प्रीटी मच एक्सपेंसिव, और वहाँ पे उनको अफोर्ड करना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई थिंक ये पूरी दुनिया में ही ऐसे है। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फीस अमेरिका में बहुत ज़्यादा है इन रेफरेंस टू स्टेट कॉलेजेस और फेडरल। तो ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल है। एक बच्चा जो कि गवर्नमेंट के मेडिकल स्कूल में यहाँ नहीं जा सकता, वो शिफा में जाता है, आगा खान में जाता है, और जितने सारे कॉलेज हैं, बड़ा मुश्किल होता है। तो आई थिंक देयर शुड बी रिसोर्सेज फॉर दैम कि उनके लिए कोई
हेल्प होनी चाहिए, स्कॉलरशिप एक्स्ट्रा, जो कि जो अच्छे नंबरों वाले बच्चे हैं वी शुड बी हेल्प देम समहाउ। अच्छा डॉक्टर साहब, एज अ डॉक्टर व्हाट डू यू फील, या आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हेल्थ केयर सेक्टर है, जिसके चैलेंजेस का आपने जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा बर्डन है डॉक्टर्स के ऊपर भी रिसोर्सेज को लेकर, कैसे इम्प्रूवमेंट स्टेट कर सकती है? क्योंकि जाहिर है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, दोनों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर फीस एंड एवरीथिंग देयर इज़ अ चैलेंज। एक बंदा जो गवर्नमेंट में इलाज करा सकता है वो प्राइवेट में नहीं करा सकता। तो इस चीज़ को बैलेंस करना और चीज़ों को इम्प्रूव करना, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट, और स्टेट के कौन से ऐसे स्टेप्स ले सकती है? आई थिंक जो अगर आप भी गई होंगी हॉस्पिटल में, वन ऑफ द स्टेप्स वी नीड टू जूम ऑन और फोकस ऑन कि अस्पताल में जो इतने सारे मरीज आ रहे हैं, 500-600 हर कमरे में भरे होते हैं, वहाँ सिर्फ सर नज़र आ रहे होते हैं, अक्सर कोई इतनी सीरियस बीमारी नहीं होती, उनको हमें कहीं बाहर रोकना है। मीनिंग के कोई और सेंटर हो जो कि नॉन सीरियस पेशेंट्स को हॉस्पिटल में आने की जरूरत ना पड़े, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर हो, चाहे वो टेली मेडिसन हो, उस तरह से जैसे कई ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं जो कि वो कर रहे हैं। तो अगर अक्सर लोगों को हम बाहर रोक लें और फिर अस्पताल में कम आए, एक तो ये है, और बाहर रोक लें, उनको प्रोवाइड करें बाहर। सेकंड ये है कि बेसिकली प्रिवेंशन पे काम करें, बजाय इसके कि इतने सारे मरीजों को हैंडल करें। बहुत सारे मरीजों का मसला, उनको हम सिखाएं कि खाना ठीक खाना है, उससे ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें वैसे ही बेहतर हो जाएंगी। तो अगर हम प्रिवेंशन पे काम करें तो फिर ये लोड भी कम हो जाएगा, और जो लोड अंदर आ रहा है उसको हम बाहर रोकने की कोशिश करें इन हेल्थ सेंटर, स्मॉलर सेंटर, और जो वो टेली मेडिसन वगैरह आजकल आई हुई है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन द एंड डॉक्टर साहब, हमारे प्लेटफॉर्म से आप कोई भी मैसेज हमारे देखने वालों को देना चाहें, यंग डॉक्टर्स को देना चाहें, मेडिकल जो पढ़ रहे हैं उनके लिए, एनीथिंग यू वांट टू से? आई थिंक डोंट गिव अप द होप, क्योंकि मैं पैदा हुआ था एक गांव में माड़ी साहू कबीर वाला में, और मैंने जो है ना लैंड 10 पे पढ़ा हुआ है। अब खुदा का शुक्र है कि मैं अमेरिका में बड़ा अच्छा रोल अदा कर रहा हूँ अपने लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए और अमेरिका के लिए। आई एम थैंकफुल टू अमेरिका। तो एनीबॉडी कैन डू इट, जस्ट वर्क हार्ड एंड देन देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज। और अगर किसी भी मेडिकल बच्चे को कोई मसला है तो कांटेक्ट अपना डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएं, और अगर अपना डजंट रिप्लाई देन मुझे लिंक्डइन से देख के जस्ट कांटेक्ट मी, बाबर राव जी। दैट्स अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। जो आप काम कर रहे हैं डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त काम है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या अमेरिका में हो, और आप जैसे लोगों की बड़ी अशद ज़रूरत है। थैंक यू। डॉक्टर बाबर राव हमारे साथ मौजूद थे जी, जिनसे हमने बात की। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। हमने बहुत सारे आज इश्यूज़ के ऊपर बात की है, लेकिन एक इशू ऐसा है जो आपकी हेल्थ रिलेटेड होता है। इशू नहीं कह सकते, इसको हमें ये कहना पड़ता है कि हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। बहुत सारे लोगों को वेट कम करना, मतलब वज़न कम करना। गर्मियों के अंदर ये परसेप्शन नॉर्मली होता है कि जी अच्छा, गर्मियों में हमारा जो वेट लॉस है उसका जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाता है, हम जल्दी से वेट लूज़ कर सकते हैं। क्या फैक्टर्स हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। आपकी डाइट और सारी चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ रिसर्चेस भी कहती हैं जी मौसम गर्मा में जिस्म का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो नहीं होता, उसको आप कर सकते हैं बेहतर तौर पे। तो आज हम डॉक्टर आसमा खान जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमारे पास पहले भी बहुत दफ़ा आई हैं और बड़ी अच्छी टिप्स हमें देके जाती हैं। आज हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग डॉक्टर आसमा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। इसके साथ साथ जी हमारे साथ आज हम फैशन ट्रेंड्स को उसके हवाले से बात करेंगे, और हमने 2-4 दिन से ये डिस्कशन किया। कल इनफैक्ट मैंने इंटरव्यू में बात की कि विद टाइम जो है जो हमारी अम्मी या नानी जिस तरह का फ़ैशन अडॉप्ट करती थी या पहनती थी, या जो उनकी स्टाइल स्टेटमेंट होती थी, वो विद टाइम हम सब के अंदर कहीं ना कहीं शामिल होना शुरू हो गई है। फ़र्शी शलवार हमने बड़ा जिक्र सुना ईद के ऊपर, हालांकि पिछले 1-1.5 साल से बहुत सारे लोग पहन रहे थे। इवन समर्स के अंदर तो वैसे लोग प्रेफर करते हैं शलवार पहनना, लेकिन ईद के दिनों में आते ही और बहुत शोर मचा। इसकी हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी कि हर कोई मीम्स ट्रोल कर रहा है, लेकिन स्टिल इट्स अ वेरी क्लासिक फैशन ट्रेंड, और जिस पे आज हम बात भी करेंगे कि जो विद टाइम फैशन रिवाइव हो रहा है उसके क्या मामलात हैं। और हमारे साथ फैशन डिज़ाइनर मनाल आरफीन मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। इसके साथ साथ आपको पता है किचन के अंदर हम खाना बनाते हैं, और खाना बनाने के लिए मैं नहीं बनाती, शेफ़ बनाते हैं।
तो आज हमारे पास राहीली मौजूद है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप राहील? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। राहील, आज आप क्या बना रहे हैं? मैं मैडम आज चूरस बना रहा हूँ। ठीक है, और उसका भी आपने बैटर वगैरह रेडी कर लिया है? जी मैं बस रेडी कर रहा हूँ, या फ्राई करेंगे। अच्छा, मुझे थोड़ी सी रेसिपी बता दें इसकी क्विकली। इसमें बटर होता है और वाटर, शुगर और मैदा वगैरह, फ्लोर वगैरह होता है, ठीक है, और कुछ बस बस ये चीज़ें हम। हाँ जी। ठीक है, और ये पैनकेक से कैसे डिफरेंट होता है? ये पैनकेक तो एक लैदा चीज़ है, और ये फ्राई भी होगा और अच्छा, ये फ्राई भी होगा। जी। ओके ओके, परफेक्ट। चलिए आप अपना काम जारी रखें और फिर हम जी। गुफ्तगू भी करते हैं। मीनवाइल हम ज़रा डॉक्टर आसमा से बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर आसमा, ये बात ठीक होती है गर्मियों में वेट जल्दी कम हो जाता है हमारा? अच्छा, वेट गर्मियों में कम हो सकता है, डेफिनेटली सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है। अप टू 10 kgs अगर हम स्टैंडर्ड देखें, एक 70 kgs का पर्सन है तो आप 15% बॉडी वेट लॉस भी आप उसमें देख सकते हैं। ओके। बट अब बात समझने की ये है यहाँ पे कि अगर आप ये फील कर रहे हैं कि जो आपको स्वेटिंग हो रही है तो आपका फैट बर्न हो रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। और ये जो आप अपना, अगर आप इस बात पे खुश हो रहे हैं कि अच्छा स्वेटिंग हो रही है तो शायद फैट बर्न हो रहा होगा, मैं ज़्यादा इस प्रोसेस को, ऐसी चीज़ें करूँ, ऐसी एक्सरसाइज करूँ कि मुझे स्वेटिंग का प्रोसेस जो है वो फास्टर हो तो मैं पतला हो जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आपका वेट लॉस आप देखेंगे 5%, 10%, ये वाटर लॉसेज हैं। और उसमें फिर आपको क्या नज़र आएगा? डिहाइड्रेशन के डिफरेंट फॉर्म्स। इनिशियली आप कहते हैं कि आप डिहाइड्रेटेड हैं, फिर आपको हीट क्रैम्प्स नज़र आएंगे, फिर हीट एग्जॉशन है, एंड इवेंचुअली जो है वो हीट स्ट्रोक की फॉर्म आ जाती है। तो अगर तो सब इस बात पे खुश हैं कि स्वेटिंग इज़ एन इंडिकेटर वेट लॉस का, तो ये तो बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। हाँ, ऐसा हो ज़रूर सकता है कि जब आप फूड खाते हैं या आप कोई भी खाना खा रहे हैं, थर्मोजेनेसिस होती है, जब आप वर्कआउट करते हैं तब थर्मोजेनेसिस होती है, उससे स्वेटिंग होती ज़रूर है। बट स्वेटिंग इंडिकेटर नहीं है कि लाजमी तौर पे आपके जो फैट है, ये जो चर्बी पिघल रही है, ये आपने बहुत सुना होगा कि फ़ैन ऑफ करके जिम करनी चाहिए, या जितनी ज़्यादा स्वेटिंग होगी उतना ज़्यादा फैट बर्न होगा। तो ये कोई लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो अगर तो आप इनिशियली ये सोच रहे हैं कि गर्मियाँ आ गई हैं, बहुत स्वेटिंग हो रही है, तो ये जो है वो बिल्कुल डेफिनेटली वेट लॉस है ज़रूर, लेकिन ये डिहाइड्रेशन है। और डिहाइड्रेशन इवेंचुअली आपका ब्लड प्रेशर लो करेगी, ब्लड प्रेशर लो होगा, आपकी मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इवेंचुअली फिर फटीग होगी, तो आप जो है वो सारा दिन थकावट का शिकार रहेंगे। अब अगर आपने वेट लॉस करना ही है, मैं आपके पास पहले भी आई हूँ रमज़ान में भी, तो आप देखें हमारी जो पब्लिक है वो बहुत ऑब्सेस नज़र आती है वेट लॉस से। अगर रमज़ान आ गया तो उसको भी एज अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि इसमें भी वेट लॉस होगा। अब गर्मियों को भी वो लिंक अप किया जा रहा है उसके साथ। ये हमेशा याद रखें बात कि जब भी आपने वेट लॉस करना है, ये एक सस्टेनेबल अप्रोच है। आप रमज़ान से शुरू कर लें, आप गर्मियों से शुरू कर लें, बट आपको उसको फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यू करना है। आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपको डाइट चेंज करनी है और उसको कंटिन्यू रखना है। आप आज से शुरू कर लें। आप जब भी कैलोरी डेफिसिट में खाएंगे, आप जब भी कैलोरीज या पोर्शन कंट्रोल करेंगे, हेल्दी फूड्स खाएंगे, उस दिन से आपका वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हो जाएगा, कोई भी सीज़न हो। हाँ, अब एक बात और मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कि जो मेटाबॉलिज्म की बात है, स्वेटिंग कंट्रीब्यूट करती है कैलोरीज बर्न करने में, लेकिन सिर्फ 5 to 10%। तो वो इतना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है कि हम विंटर्स या समर्स को कंपेयर करें। 10 to 15% वो आप वैसे ही फिजिकल एक्टिविटी अगर ज़्यादा करते हैं तो वो डेफिनेटली आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। वाह डॉक्टर आसमा ने, सॉरी मैं आपको इंटरव्यू इतने पोलाइट अंदाज में, क्योंकि वैसे ही बहुत पोलाइट बोलती है, आपको इतना अच्छा रियलिटी चेक दिया है। इन्होंने आपको बता दिया कि आप जो सारे खुश हो रहे हैं ना कि गर्मियों में हम पतले हो जाएंगे, स्वेटिंग होगी, हमारा फैट लॉस हो जाएगा और सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है और कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, और पानी ज़रूर पिएं, डिहाइड्रेशन नहीं करवाएं। कि आप जो है वो वेइंग स्केल पे कम हुए हो रहा है 1-2 दिन में, तो ये अगर 2 to 3% बॉडी वेट आपका लॉसेस स्टार्ट हो जाते हैं, वाटर वेट, तो इवेंचुअली आपको कार्डियक प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाता है। जैसे मैंने बताया कि पैल्पिटेशंस होने लग जाएंगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर जो है उसके इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। तो वाटर इनटेक इज़ इम्पॉर्टेंट इन समर्स। लवली लवली। अच्छा जी, फैशन ट्रेंड्स पे हम मनाल, जो कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। मनाल, पहले तो थोड़ा सा हमें अपना ब्रांड का एक आइडिया दें, किस तरह के कपड़े आप बनाती हैं और क्या आपका बेसिकली जो कह लें स्पेशलिटी है और क्या फोटे है? अच्छा, हम बेसिकली करते हैं लग्जरी प्रिंट।
Okay. तो बेसिकली आप जो भी पहनते हैं, लाइक आपका अगर डेली वेयर है, आपका पार्टी वेयर है, फॉर्मल्स है, आपने कस्टमाइज आउटफिट कराना है, सारी चीज़ों को हम केटर करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी, योर लाइफस्टाइल, और जिस तरह होता है किसी के दो बच्चे हैं, उसने उसके साथ कपड़े पहनने हैं, तो आपने हर चीज़ पहननी है, पर थोड़ा सा अपने आप को देख हाँ, वो के। थोड़े फ्लोई कपड़े उस तरह से जो मदर्स बिल्कुल। नॉर्मली अवॉइड करती हैं कि भारी बिल्कुल, भरकम बिल्कुल। ना पहने जाए। बिल्कुल बिल्कुल Yeah. पहन सकते हैं, लेकिन उसको बस थोड़ा सा वो देखना होता है, सॉफ्ट काम हो, और इस तरह की चीज़ों को हम लोग ज़्यादा देखते हैं कि क्लाइंट पहन के कंफर्टेबल रहे, जो भी आर्टिकल्स हो ना। एंड देन बजट फ्रेंडली भी हम उसके कर सकते हैं, जैसे अगर किसी का बजट ज़्यादा नहीं है, आप मिक्स फैब्रिक में जा रहे हैं, आपको प्योर चाहिए, कुछ क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं हमने पहनना ही सिर्फ प्योर है, दैट्स इट, तो हम उनको उस तरह केटर करते हैं, इस तरह। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन कलेक्शन है, हमारी वेबसाइट पे भी और सारे लीडिंग स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स पे भी हम लोग अवेलेबल हैं, तो वहाँ से भी आप परचेज। लवली। तो चले हम आपके कपड़े भी देखते हैं और साथ साथ कलर पैलेट्स, और सबसे बढ़ के फर्शी शलवार को आज हम फर्शी शलवार भी है। हाँ, लिख रही हैं, वेरी गुड। चले पहले हम फर्शी शलवार से जी आगाज करेंगे। ये जो फर्शी शलवार ने इतनी धूम मचाई हुई थी, हर वक्त पूरे ईद में मैंने सुना है फर्शी शलवार। अच्छा, एक फर्शी, वही मैं सबके साथ मजाक करती हूँ जहाँ पे भी मैं गई हूँ, कि एक फर्शी है, एक अर्शी है, एक ट्यूलिप है, वी हैव एवरीथिंग, Every शलवार। वी हैव यू कवर्ड। Lovely. तो बिल्कुल। अच्छा, दिस इज द फर्शी शलवार। इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर प्लीट्स ज़्यादा ये है, this is like इसका the पांचा पांचा। जो है दैट इज, हाँ, ये। वो चौड़ा है, बड़ा है, इस तरह। इसके साथ हमने इसको पेयर अप किया है इस शर्ट के साथ, Very जो कि आपको pretty. नज़र आ रहा है, जिसकी दामन पे काम है, ये आप देख सकते हैं, That's दामन very पे pretty. एम्ब्रॉयडरी है, और साथ में हमने थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट किया एक्सेसरीज के साथ। ये ऐसा आउटफिट है कि आप पहन के ना यू लुक गुड। और इसके अच्छा, अलावा कलर भी मुझे थोड़े से बताएं, क्या इन है, ज्यादातर लोग अभी कैसे प्रेफर करते हैं? ज़ाहिर समर्स आ गए हैं, तो थोड़े से पेस्टल कलर्स, ये जो कलर मैंने आपको दिखाया, कॉरल या पिंक्स, दोज आर वेरी मच इन। इसके अलावा स्काई ब्लूज आर इन, आपका जो पर्पल मूव होता है दैट इज इन। ओके। इसके अलावा जो अगली शलवार, आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग, ये कलर Thank बहुत you प्यारा so है, इट्स अ much. वेरी ब्राइट Thank कलर। you. मुझे ये थोड़े डार्क और रेड्स और ये हाँ। बहुत अच्छे लगते हैं। सो लेकिन समर्स में नॉर्मली लोग अभी जिस तरह सुबह सुबह है तो हमें We can अच्छा लग utilize, रहा है, yeah. अगर आप ये पहनेंगे ना 2 o'clock, तो बहुत फिर हाँ, आप हाँ, फिर फायरिंग मसला- नहीं, बाकी सब फिर आंखों में लगेगा ये। फायरिंग हो जाएगा। फायरिंग रेट को फिर ज़्यादा ध्यान से करना पड़ेगा। very अच्छा, nice. ये हैंडवर्क में है, टसल सिल्क के अंदर है, इसके अंदर सारा काम हैंडवर्क में है। इसके साथ जो शलवार है वो आप देखें, वो आपको बहुत मजे की लगेगी, दिस इज बिकॉज सलवार टू। अच्छा, ये जी। बहुत वो बड़े पांचे वाली नहीं है, बट जी। दिस इज लाइक वेरी नाइस एंड काम के साथ। क्योंकि very देखिए good. शलवारों में भी ना देर आर ऑप्शंस के भी आप कौन सी पहनोगे, आपको बड़ा पांचा कुछ लोगों को सूट करता है, जिनकी मुझे ये लगता है अगर आप कैरी कर सकते हैं तो आप करें, लेकिन हर किसी के लिए फर्शी शलवार है नहीं। तो हमारे पास नॉर्मल शलवार्स की भी ऑप्शन है, हमारे पास ट्यूलिप की भी ऑप्शन है, हमारे पास इस तरह डिफरेंट चीज़ों की ऑप्शन है। आप अपनी बॉडी के हिसाब से, अपना इवेंट के हिसाब से उसको कर सकते हैं ना। ओके। अच्छा, और other than अपना that- मुझे जरा कोई फेवरेट पीस दिखाएं यहाँ से, जो आपको लगता हमारा सिग्नेचर है ना, दैट Yeah. इज आरी वर्क। ये हमारा हाथ का आरी वर्क होता है, किसी ने इसका उल्टा लटका दिया दुपट्टा। अच्छा, तो ये जो आरी वर्क है ये हम लोग बड़ा डेलिकेट करते हैं, ये हमारा सिग्नेचर है। तो इसको आप देखें, इसके फ्रंट पे भी फुल काम है और बैक पे Back भी पे भी काम है। है, इसकी सारी और ये हेम्स बहुत पे कैजुअल वेयर के लिए भी यू कैन यूटिलाइज। बहुत अच्छा लगता है, आप इसमें बहुत प्यारे लगेंगे। इसके अलावा दिस इज़ एन आरी वर्क टू। अब इसकी जो फिनिश है ना, दैट इज़ टोटली डिफरेंट, बिकॉज ये सिंगल थ्रेड के साथ किया हुआ है। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ इन कॉटन नेट। इसके स्लीव्स पे भी एम्ब्रॉयडरी है, इसको हमने थोड़ा सा इसके अंदर सीक्वेंसेस के साथ इस चीज़ को किया है, और इसके साथ स्ट्रेट ट्राउजर्स है। चलें, बेहतरीन हो गया। हम बैठते हैं और साथ साथ कलेक्शन पे, कलर्स पे भी बात करते हैं। डॉक्टर आसमा, वैसे नॉर्मली हम कहते हैं, मैं उस दिन एक डिज़ाइनर आई थी, उनसे बात की थी कि जब जो वर्किंग वेमेन होती हैं या हमने ऑफिस जाना होता है, और स्पेशली आपकी जो फील्ड है कि आपने बहुत कंफर्टेबल भी जाना है, वन शुड लुक वेरी क्लासी, और आप स्पेशली वर्किंग वुमेन के लिए भी कोई एक ब्रांड है जो काम कर रहे हैं, बट होने चाहिए, डोंट यू थिंक कि हमारे कपड़े भी कम्फी और प्लेन? अच्छा, अगर वर्किंग मॉम्स हो तो फिर उस टैग के साथ हाँ, बिल्कुल हमारे लिए, बिल्कुल क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत प्लेन पहनना पसंद नहीं है, बहुत प्लेन जिसमें Okay. तो उस पर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हो, बिल्कुल जिससे आप थोड़ा सा लगो कि आप तैयार भी हुए। बिल्कुल आप कॉर्ड सेट से पहन के चले जाओ, तो जैसे मैं टीचिंग करती हूँ, तो फिर ऐसे आपके स्टूडेंट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उनके लिए टीचर एक पर्सनैलिटी होती है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा टीचर तैयार हो गए तो फ्रेश फील करते हैं। Exactly. तो बहुत मिनिमल सी एम्ब्रॉयडर्ड और इस तरह का हाँ, ये वाला बड़ा अच्छा लगता है। ऑप्शंस इसके अंदर भी ना।
जो कि हमने रॉसल्स में भी की हैं, उसके अंदर भी हमारी एम्ब्रॉयडरीज़ हैं, जैसे नेक लाइन पे हो गई या स्लीव्स पे हो गई, और उसको आप एम्ब्रॉयडरीज़ को भी ना कलर से करते हैं बैलेंस आउट ना, कि मतलब कलर बहुत उसका लाउड ना हो। आप बेज बहुत ज़्यादा इन है, बेज के ऊपर जैसे मैंने आपको एक ब्लैक एम्ब्रॉयडरी दिखाई है वो हो गया, फिर बेज के अंदर हमारे पास एक ये ब्लू एम्ब्रॉयडरी में भी है, उससे भी यू लुक वेरी एलिगेंट। उस तरह करके आपको हर चीज़ को यानी कि टोन अप एंड टोन डाउन अपने करना पड़ता है according to अपने your इवेंट taste। के हिसाब से। बिल्कुल लवली। अच्छा जी, अब मुझे थोड़ा सा डॉक्टर आसमा ये बताएं कि आपने कहा डिहाइड्रेशन नहीं करनी। हमारे यहाँ नॉर्मली समर्स के अंदर व्हाट वी डू कि हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, और मतलब हमें एक स्टैंडर्ड तो पता है ना कि आपने 6 से 8 गिलास पानी पीना है, लेकिन उसके बाद अगर पानी पी रहे हैं तो फिर पिए जा रहे हैं, और फिर हम उसके अंदर जो अपना मीठा या फ्रिजी ड्रिंक्स है या हम उसको भी कंसिडर करें कि ये पानी की जगह है, और फिर हम समझते हैं कि ये हमारी ऑल्टरनेट है। अगर हमने रेड शरबत पी लिया है या कुछ ऐसे कर ली है चीज़ें। जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, एडल्ट है, तो उसकी आप 3 to 4 लीटर्स एवरेज ऑन एवरेज रिक्वायरमेंट है, जिसमें से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट 1 लीटर या 500 to 700 ml वो फूड से जो मॉइस्चर कंटेंट है, ये फूड से वाटर है, वो ले। अब उसमें टॉप 5 फूड्स अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जैसे आपके पास एक मिल्क अच्छा ऑप्शन है, क्लीन ऑप्शन है। मिल्क के बाद आप वाटरमेलन ले सकते हैं। फिर अगर आप वेजिटेबल, स्ट्रॉबेरीज एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप वेजिटेबल्स में आए तो लेटस है, कैबेज है और स्पिनच है। ये अच्छी, ये टॉप 5 फूड्स में आते हैं कि जो आपको बेस्ट हाइड्रेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वाटरमेलन इज़ लाइक 95 to 96% वाटर। तो अगर आप इन फूड्स के साथ जाते हैं तो डेफिनेटली सेफ़ हैं और समर्स में आपको अवेलेबल भी होती हैं। अब अगर हम दूसरी ड्रिंक्स के जैसे कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं, ये चीज़ आप ज़रूर जहन में रखा करें कि हाइड्रेशन जो है, प्लेन वाटर भी अच्छा अब्जॉर्ब होता है बॉडी में। इट्स लाइक कि 10 to 15 ml जो है वो पर मिनट अब्जॉर्ब हो रहा होता है। ठीक है। अगर हमारा एक ये ऑप्शन होता है कि हम एक वक्त में ज़्यादा, जब हम फ्री होते हैं तो हम एक वक्त में ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो उससे फिर ये प्रॉब्लम आती है कि बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना स्टार्ट हो जाती है। आपने वाटर इनटेक इस तरह करना है कि थ्रू आउट द डे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि मैक्सिमम अब्जॉर्ब हो सके और जिसकी एक्सक्रीशन है वो मिनिमल हो। एक्सक्रीशन होगी ऑब्वियसली, हाइड्रेशन का इंडिकेटर है कि अगर आपको अच्छी यूरिनेशन हो रही है दैट मीन्स यू आर हाइड्रेटेड, बट वाटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए थ्रू आउट द डे। अब अगर प्लेन वाटर के बाद दूसरा बेहतर ऑप्शन ये है कि थोड़ा सा कोई, अगर आप उसमें सॉल्ट या जैसे आप लेमनेड बनाते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स है वो अच्छा ऑप्शन है। उसमें हमने कंसंट्रेशन के ऊपर ध्यान देना होता है। जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्वीट ड्रिंक्स हैं वो डिहाइड्रेशन कॉज करती हैं। बेसिकली वो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर जो एरियाज़ हैं वहाँ पे होती हैं और वो आपके सेल्स में से वाटर को एक्सट्रैक्ट करती हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा मीठी ड्रिंक्स लेते हैं तो वो इंस्टेड ऑफ हाइड्रेटिंग यू वो आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाती हैं। तो आपने या तो आइसोटोनिक या आपने हाइपोटोनिक ड्रिंक्स लेनी है जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर या बहुत ज़्यादा सॉल्ट ना हो। इस तरीके से आप जो है वो अपनी हाइड्रेशन को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो आप प्लेन वाटर भी ले सकते हैं, मिल्क अच्छा ऑप्शन है, फ्रूट्स अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, और सैलेड्स अच्छा ऑप्शन है। लवली। सैलेड्स पे भी हम बात करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मनाल और डॉक्टर आसमा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। किचन में से हमारी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। क्विकली हम ज़रा किचन पे नज़र डाल लेते हैं कि क्या हो रहा है। हमें राहील बताएं आपने क्या क्या बनाया है, और ये जो इतनी यमी किस्म का हमें लग रहा है, इसकी रेसिपी आप वैसे बता चुके हैं, थोड़ा सा कंक्लूड कर दें इसको। ये चूरस है और आइस लाटे ड्रिंक है, ठीक है। चूरस है, इसका बेसिकली शॉर्ट टाइम में घरों में ये भी होता है कि जल्दी जल्दी मेहमान आ गए हैं, रेडी कर लें, ठीक है। तो इसका कोई वो नहीं है कि आप घंटा लग जाए, आधा घंटा, क्विकली जल्दी, बिल्कुल। तो इसकी कोई ख़ास वो भी नहीं है कि रेसिपी भी नहीं है कि जो जी इधर उधर हो जाएगी। हाँ, लेकिन इट्स गुड। चलें, बेहतरीन। थैंक यू वेरी मच कि आप आए और आपने इतनी अच्छी डिश हमारे लिए बनाई। इन द एंड जी गर्ल्स, हम आपसे एक एक मैसेज लेंगे। मनाल, कुछ भी आप कहना चाहें फैशन रिलेटेड, और जाहिर है कि आजकल सीज़न चेंज हो रहा है, कलर्स एंड एवरीथिंग। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये कि आप फर्शी शलवार पहने, ट्यूलिप पहने, अर्शी शलवार पहने, नो प्रॉब्लम, बट साथ में आप अपनी बॉडी के हिसाब से लॉन्ग शर्ट्स को भी, लॉन्ग शर्ट्स क्योंकि आउट ऑफ फैशन नहीं है,
लॉन्ग शर्ट्स भी इन है, आपके गाउन्स इन है, आपके काफ्तान्स इन हैं, ऐसी चीज़ें उन्हें उन सबको आप यूटिलाइज़ करें। और जो भी आपके क्लोथ ऐसे हों विच यू आर नॉट वेयरिंग, आप डोनेट करें। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप उसको जैसे हम लोग नहीं करते, संदूक में बंद करके साइड पे रख देते हैं और फिर कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। इस तरह ना करें, थोड़ा सा दिल बड़ा डोनेट कर दें। करिए। आपकी अलमारियाँ भरी है तो उसमें से कुछ खाली कर दें। कुछ खाली कर दें। डॉक्टर आसमा क्या कहेंगे आप? तो मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि एक तो ये चीज़ जहन में रखें कि किसी के प्रेशर में आके वेट लॉस जो है वो करना कभी भी नहीं चाहिए। डेफिनेटली आई बॉलिंग जिसको हम कहते हैं कि किसी ने आपको देख के बता दिया कि अच्छा आप मोटे लग रहे हैं, आपका वज़न ज़्यादा हो गया, तो आई बॉलिंग कोई न्यूट्रिशनल कोई मेडिकल टेक्निक नहीं है कि कोई भी आंटी या कोई भी आपको देख के कह दे कि अच्छा आपने इतने इंचेस गेन कर लिए तो वो आपको स्ट्रेस आउट कर दे। और आपका नॉर्मल BMI है, आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर लें। अब तो बहुत एडवांस जो है वो हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप BIA भी करवा सकते हैं, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस करवा सकते हैं। ठीक है। वेट लॉस की बजाय जो टर्म इस्तेमाल करनी चाहिए दैट इज़ रिकम्पोजिशन। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा मसल गेन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप अपनी बॉडी को शेप में लाएं, तो आप जो है अपने लिए करें, मेडिकल पर्पज़ के लिए करें, दैट्स फाइन, बट एस्थेटिक पर्पज़ के लिए इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत किसी का प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है और अपने आप को प्यार करना सीखें। आपको अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप थोड़े से चबी भी हैं, इट्स ओके, आपका हेल्दी होना इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोग तशरीफ लाई जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।